मैंने गाड़ी पार्क करी और डोर बेल बजाने लगा। बहुत देर तक कोशिश करी पर गेट नहीं खुला। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। मैंने फिर घड़ी देखी तो 11:15 बजे थे। सोचने लगा आज पापा बड़े जल्दी सो गए। फिर डुप्लीकेट चाबी से मैंने ताला खोला। देखा तो अंदर पूरे घर की लाइट बंद थी। फिर मैंने सबसे पहले लाइट चालू की, पर ये क्या, लाइट का उजाला तो हुआ पर मेरे जीवन में जैसे अंधेरा हो गया था। मेरे पापा नहीं रहे थे। पहले मुझे लगा कि बेहोश है। जोर जोर से पुकारा, पापा पापा, पानी भी छिड़का मुंह पर। तभी भी ना उठे। नब्ज देखी तो समझ आया कि पापा नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले माँ, आज पापा, मैं तो जैसे बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पिछले 4 साल में दूसरी मौत देखी घर में। 4 साल पहले माँ ब्रेस्ट कैंसर के कारण गुजर गई थी। आज पापा भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ ये सब। सुबह जब निकला तब तो पापा अच्छे थे। पापा उठो ना, देखो आपके लिए जलेबी लाया हूँ। पापा के होंठ नीले हो रहे थे पर मैं ध्यान ना दे पाया। फिर मैंने अपने दोस्त दीपू को फोन किया, वो पास ही रहता था। हेलो दीपू। हाँ साहिल बोल। मैंने कहा तू मेरे घर आ फटाफट। दीपू दौड़ता हुआ 5 मिनट में ही आ गया। बोला क्या हुआ और ये अंकल को क्या हुआ है। हम तुरंत पापा को लेकर डॉक्टर के पास गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत लगभग 12 घंटे पहले हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर बोले उनके होंठ नीले रंग के हो रहे हैं तो खून की जांच करनी पड़ेगी। उसमें पता लगा उनकी मौत जहर खाने से हुई है। मैंने डॉक्टर को कहा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा तो बहुत खुश रहते थे। सुबह उन्होंने मुझे रात में जलेबी लाने को कहा। वो जहर क्यों खाएंगे भला। अब हम पापा को लेकर घर आ गए थे। रात के 3 बज रहे थे। समझ नहीं पा रहा था कि पापा ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या परेशानी थी उन्हें, कौन सी चिंता सता रही थी। पापा का सर सहलाते सहलाते सुबह के 6 बज गए। सारे रिश्तेदार आ चुके थे। पापा को ऐसे जाने देने का मन ना था। क्या हो गया ये सब, पहले मम्मी अब पापा। मैं तो बिखर गया था। उनकी अंतिम क्रिया करके लौटते वक्त यही सवाल था, क्यों किया ऐसा। पापा ने 12वें तक सब रुके हुए रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। अब बस खाली घर और मैं। ना घर कहाँ, मकान। घर तो परिवार से बनता है जो कि अब मेरा रहा नहीं। सोचते सोचते ही सो गया। अगले दिन उठा तो रसोई से आवाज आ रही थी। मैं कमरे में से ही बोला, सावित्री आई आ गई आप गांव से। सावित्री आई तकरीबन 11 साल से हमारे घर झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी और पिछले 6 साल से तो खाना भी वही बना रही थी जब से माँ को कैंसर हुआ था। तो बोली, हाँ साहिल कल ही आई मैं। और बाजू के घर से मालूम लगा कि साहब गुजर गए। पर साहिल, जिस दिन साहब गुजरे उस दिन सुबह तक तो अच्छे थे साहब। अचानक फिर क्या हुआ। मेरे दिमाग में फिर वही बात कि पापा ने ऐसा क्यों किया होगा। अब तक ये बात मैंने किसी को नहीं कही थी, सिर्फ दीपू और मैं ही जानते थे इस बात को। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा सावित्री आई मेरी आई जैसी ही है। मैं ऑफिस जाता था, वो ज्यादा समय घर पे रहती थी। उन्हें पता हो पापा को किसका फोन आता था, उनसे कौन कौन मिलने आता था, कुछ पता चले इससे मुझे। तो मैंने सावित्री आई को सब बताया। आंख में आंसू थे सावित्री आई के। फिर बोली, साहिल बाबा, मैं कभी इस घर की बात बाहर की बात इस घर नहीं करती, पर आज ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे कुछ कहने से तुम्हारे मन की गुत्थी सुलझ जाए। तुम्हारा वो दोस्त है ना दीपू जो 4 मकान छोड़ के रहता है, उसकी माँ किरण दीदी, जो कि मेरी माँ की नर्स भी थी। वो रोजाना मेरे यहाँ काम करने के बाद आती थी। कभी मैं लेट हो जाती पर किरण दीदी अपने समय की बिल्कुल पाबंद थी। वो रोजाना पापा को माइग्रेन की थेरेपी कराने आती थी, यह मुझे भी पता था।
पर पापा के गुजरने के 4 दिन पहले से वो नहीं आई थी। ये बात मुझे नहीं मालूम थी पापा ने, ना ही दीपू ने बताई। समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना पुलिस कंप्लेंट कर दूं। शक तो मुझे हो ही चुका था कि पापा की मौत का कारण कहीं ना कहीं किरण आंटी से जुड़ा है, पर मैं डरता था कि बदनामी पापा की होगी, मेरे दादाजी के नाम की होगी, कि मेरे पापा कायर निकले, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जीवन से हार के। बहुत सोचा कैसे सच सामने आए मेरे। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से। पहले दिन दीपू के घर पूरा ध्यान रखा कि दीपू के घर कौन कितने बजे आता है, वहाँ से कौन कितने बजे जाता है। तो पता लगा दोपहर 2 से 5 किरण आंटी अकेली होती है घर पर। अगले दिन ठीक 3 बजे मैं दीपू के घर गया और कहा कि दीपू को पुलिस ले गई है उसके ऑफिस से मेरे पापा के बारे में कुछ पूछताछ करने। बस किरण आंटी बौखला सी गई। सब मेरी गलती है, मुझे उसे नहीं उकसाना था। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? बोली कुछ नहीं, मुझे दीपू के पास जाना है। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, ये तो बता दो कि दीपू ने किया क्या है, या मैं पुलिस को बुला दूं और कह दूं कि दीपू ने सच में कुछ किया है या आपने कुछ किया है। तो किरण आंटी ने मुझे एक तमाचा जड़ दिया कि क्या तुम पागल हो जो ऐसे बेहुदा मजाक करते हो? पता है तुम दीपू के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी कहोगे। मैंने भी किरण आंटी का हाथ पकड़ा और कहा सच बोलो, आपका और आपके बेटे का मेरे पापा की मौत से क्या ताल्लुक है? बोली मुझे क्या पता उन्होंने आत्महत्या क्यों की या क्यों किसी ने उन्हें जहरीला कुछ खिलाया है। बस फिर क्या था, मैं जोर से चिल्लाया और किरण आंटी ने कबूला कि दीपू ने मेरे पापा के खाने में जहर डाल दिया था। मैंने कहा पर क्यों? क्या कसूर था उनका? तो कहने लगी उनका कसूर था कि उन्होंने मुझे इतनी संपत्ति गहने में से कुछ भी देना ना चाहा। इतने साल तुम्हारी माँ की सेवा की मैंने, क्या मिला मुझे? नर्स की तनख्वाह से एक घर भी ना बना सकी। नहीं आंटी, जितना मैं दीपू को जानता हूँ उसने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं पुलिस को बता देता हूँ कि मेरे पापा का कातिल है दीपू। तो बोली रुको, सुनो पूरी बात। हुआ ये कि रोज की तरह तुम्हारे पापा की थेरेपी पूरी करा के आ रही थी। तो आते आते मैंने कहा कि मैंने साहिल की माँ की इतनी सेवा करी तो मुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो कहीं घर खरीदने में सहयोग होगा। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए। मैंने कहा इससे क्या होगा, कम से कम 5,000,000 का इनाम तो दो। कहने लगे अपनी औकात में रहूं मैं। सब उन्होंने तुम्हारे लिए जोड़े हैं, अगर 20 करोड़ की संपत्ति में से 5 लाख मुझे दे देते तो क्या हो जाता। इतने में नीचे से दीपू की आवाज आई, माँ। बस मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुस्से में मैंने अपने कपड़े खुद ही फाड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। साहिल के पापा छोड़ दो मुझे। तुम्हारे पापा बोले भी, किरण ये क्या कर रही हो? इतने में दीपू ऊपर आ गया, बोला मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा इन्होंने मेरे साथ, बस इतना कहा कि दीपू तुम्हारे पापा को मारने लगा। मैंने कहा दीपू बेटा अभी घर चल, मेरी ही बदनामी होगी, अभी तू चल यहाँ से। तब तो हम घर आ गए। फिर रोज दीपू कहता चल माँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने, मैं रोज उसे टाल देती। फिर जिस दिन सावित्री गांव जाने वाली थी उस दिन मैंने दीपू को कहा अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो मेरी कितनी बदनामी होगी। जिस आदमी ने ऐसा किया है उसे जीने का कोई हक नहीं है। और मैंने दीपू को और भड़काया। मिहिर बाजार से जहर लाया और तुम्हारे पापा को देने जा रहा था कि मैंने उसे साथ चलने को कहा, तभी दीपू ने नीचे से तुम्हारे पापा को आवाज लगाई। मैं चुपके से ऊपर तुम्हारे पापा के कमरे में जा चुकी थी
और दीपू तुम्हारे पापा से माफी मांगने लगा। दीपू को लगा मैं डर के मारे घर चली गई। वो पानी पीने के बहाने से तुम्हारे रसोई घर में गया और उसने खाने में जहर मिला दिया, और जब तक तुम्हारे पापा खाना खा रहे थे मैंने पूरे गहने और नगद पैसे बटोर लिए और चुपके से घर आ गई। उसके बाद सब तुम्हें पता है। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस घर का नमक खाया वहीं आपने नमक हलाली करी। मैं और कुछ कहता उससे पहले दीपू ने आकर अपनी माँ को एक तमाचा जड़ दिया कि तुम जैसी गंदी औरतों की वजह से कई बार निर्दोष पुरुष भी दोषी करार हो जाते हैं, जैसे साहिल के पापा मेरी नजर में हुए। दीपू हमारी पूरी बात सुन चुका था। अपना मोबाइल आज घर भूल गया था, वही लेने आया था। माँ, मैं तो तुम्हारी ममता में अंधा था, पर तुम तो पैसों की भूखी निकली। कल को कोई 10 लाख दे तो मुझे भी जहर दिलवा देने। खैर, मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को दगा दिया। एक देव पुरुष की हत्या की, मुझे तो जेल जाना ही चाहिए। पर मैंने कहा, दीपू कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी माँ का है, सजा इन्हें मिलनी चाहिए। तो दीपू रोने लगा कि नहीं मेरे भाई, ये केस पुलिस में गया तो लोगों का माँ शब्द से, ममता से, औरत से, उसकी पवित्रता से विश्वास उठ जाएगा। तो दीपू की बात समझते हुए मैंने कोई कंप्लेंट ना की, पर दीपू अपनी माँ को छोड़ चुका था। दीपू की माँ का सच तो सामने आया, पर सोचने की बात यह है कि ना जाने ऐसी कितनी और किरण आंटी हमारे समाज में है जिनके कारण मेरे पिता जैसे निर्दोष या तो कानून से सजा पाते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर दीपू जैसे बेटे, पति, भाई या पिता के क्रोध का शिकार हो जाते हैं।